Dear student, in history we are discussing the first chapter, the rise of nationalism in Europe, and in this session I am going to explain the one more unification history about the Great Britain. In previous session we have discussed about the unification of Germany, unification of Italy. So now let me try to understand the unification of Great Britain. Unlike of the European unification, this was not the result of a nationalist revolt. जैसे हमने जर्मनी में देखा, वहाँ पर यूनिफिकेशन का प्रोसेस रिवॉल्यूशन की वजह से स्टार्ट हुआ. इटली में भी रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद से वो चीज़ें हमारी यूनिफाइड हुआ. तो हमको रिवॉल्यूशन नेशनलिस्ट लेवल पे हमको रिवॉल्यूशन दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में किसी तरीके का कोई नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसका यूनिफिकेशन होता है. तो अब कैसे होता है, तो उससे पहले हम कुछ ब्रिटिश एरिया जो थी, ब्रिटिश रीजन तो था, हम उसके बारे में बात करें तो ब्रिटिश आइसल्स, उस समय उसको नाम दिया जाता था ब्रिटिश आइसल, यानी ब्रिटिश क्षेत्र. कि जो ब्रिटेन क्षेत्र था या जो ब्रिटिश क्षेत्र था वह 4 एथनिक रीजन यानी भाषाई क्षेत्र पे 4 भागों में डिवाइडेड था. एक था इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश. तो ये 4 लैंग्वेजेस के बेस पे पूरा आइसल्स हमको 4 एथनिक रीजन में बटा हुआ दिखाई देता था. तो अब यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे सामने आती है और सबसे पहले उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि हमें ब्रिटेन का यूनिफिकेशन करना है. सो डिसीजन फॉर यूनिफिकेशन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. In 1707, through an act of union, England took control of Scotland, completely subjugating their identity. कि 1707 में एक एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके थ्रू इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया. उसकी आइडेंटिटी को भी धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया, यानी सब्जुगेट कर लेना, यानी उसको अपने में मिला देना, अपनी आइडेंटिटी उस पर लगा देना. तो इस तरीके से हम देखें तो जो इंग्लैंड था उसने स्कॉटलैंड को अपने में मिक्स करके उसको अपने जैसा बना दिया और अपनी पार्लियामेंट्री जो भी वर्क्स थे, जो भी रूल रेगुलेशन, वो सभी स्कॉटलैंड पे अप्लाई कर दिए गए थे. तो इस तरीके से पहला यूनिफिकेशन का वर्क हमको 1707 में दिखाई देता है, जहाँ पर एक्ट बना करके इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने एरिया में मिला लिया. इसके बाद इन 1801 थ्रू अनदर एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड टू वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अब ध्यान दीजिए कि 1707 में जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिक्स किया गया तो उस समय एक नाम दिया गया था ग्रेट ब्रिटेन, यानी अब उसको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड न करके उसको क्या नाम दिया गया था, ग्रेट ब्रिटेन. तो अब 1801 में कुछ ऐसा हुआ था उसके पहले, जिसकी वजह से एक और कंट्री को भी, यानी एक और पार्ट था जिसको ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बनाया गया था, वह था आयरलैंड. आयरलैंड में हम देखें तो 2 तरीके के लोग थे. एक ऐसा ग्रुप था जो चर्च और मोनार्की को रिस्टोर करना चाहता था. कुछ ऐसे थे जो पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाना चाहते थे, रिपब्लिक चाहते थे. तो जो आपकी ये ब्रिटेन था, यानी जो इंग्लैंड था, उसने क्या किया कि जो आपके पार्लियामेंट्री सपोर्टर थे, रिपब्लिक जैसी चीज़ों को जो लाना चाहते थे, उनको उन्होंने सपोर्ट किया. और उनको सपोर्ट करने के बाद से जो अदर ग्रुप था, जो कंजर्वेटिव्स थे, उनको वह धीरे धीरे उनकी जगह से हटाना शुरू कर दिया. और फिर उस तरीके से हम देखें तो वहाँ पर फिर से एक रिवॉल्यूशन आयरलैंड में होता है. और उसके बाद इंग्लैंड ने क्या किया कि एक अदर एक्ट बनाया और उस एक्ट के बाद आयरलैंड को अपने में मिला लिया, यानी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना दिया. और फिर एक ही
रूल रेगुलेशन आयरलैंड पर भी अप्लाई हो गए। तो 1801 में एक दूसरा एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया और उसके बाद आयरलैंड को किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना दिया गया। There was a great effort of impose the symbols of British culture over Scotland and Ireland। तो इस किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इस समय हम देखें तो ब्रिटिश कल्चर को पूरी तरीके से इम्पोज किया गया था स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे। यानी जब भी इनको अपने में मिलाया गया उसमें उनके सिंबल्स को, उनके नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम या जो भी चीज़ें थी उनकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग से जो जुड़ी हुई थी ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश कल्चर्स को स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे इम्पोज करके ये यूनिफिकेशन का कार्य शुरू किया गया था। तो ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में हम देखें तो दो चीज़ें ज़्यादा इसमें मायने रख रही हैं। पहली चीज़, इसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है। दूसरी, वहाँ पर ब्रिटिश कम्युनिटी जो थी वो पूरी तरीके से अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश की और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को यूनिफाइड करने के बाद अपने सिंबल्स, अपने जो भी कल्चर्स था वहाँ पे उनको पूरी तरीके से इम्पोज कर दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन दिखाई पड़ता है। अगली चीज़ हम देखते हैं कि ये जो नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन चल रहा था यूरोप में, उसमें एक और चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा तौर पे हेल्प की थी लोगों को अपने नेशन से जुड़ने में या इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को सक्सेस बनाने में। वह था विजुअलाइजिंग नेशन। विजुअलाइजिंग नेशन का मतलब है कि अपनी कंट्री को किसी फिगर के रूप में उनको रखना। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों को पर्सनिफाइड करना, फीमेल फिगरिंग के रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना ही विजुअलाइजिंग नेशन कहलाता है। तो हम देख सकते हैं, तो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड विजुअलाइजिंग नेशन किस कॉन्सेप्ट में हमको दिखाई पड़ता है। सो नेशंस बिगिन टू बी पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स कॉल्ड एल्गरी। तो एल्गरी एक वर्ड आता है विजुअलाइजिंग नेशन में। तो मतलब क्या है कि नेशन बिगिन टू पोर्ट्रे एज फीमेल फिगर्स, कि जितने भी नेशंस वगैरह थे उन्होंने अपनी चीज़ों को जैसे लिबर्टी को लेकर के, जस्टिस को लेकर के या अपनी कंट्री को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जैसे आज की डेट में हम देखें, जैसे हमारी इंडिया है तो हम इंडिया माँ को एक फीमेल के रूप में दिखाते हैं कि हमारी माँ है, उसका एक अच्छा सा फिगरिंग कर देते हैं। तो वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी फीमेल फिगर्स को बनाना शुरू किया था अपनी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वही फीमेल फिगर्स ही एल्गरी कहलाने शुरू हो गए। आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक टू वर पर्सनिफाइड एज फीमेल फिगर्स। तो इसमें लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक जैसी चीज़ों को पर्सनिफाइड किया गया, उनको एक पर्सन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। और स्पेशली हम देखें तो मैक्सिमम जगहों पे फीमेल फिगर्स का यूज़ ज़्यादा किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आप देखिए, मेरियाना को हम देख सकते हैं, जर्मेनिया को देख सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें लिबर्टी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़ीमेल फिगर यूज़ किया गया, रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़ीमेल फिगर यूज़ किए गए थे। एलेक्सीज वर इरेक्टेड एज स्क्वायर्स टू मार्क नेशनल यूनिटी। एल्गरी को अगर हम देखें कि ये क्यों बनाए जाने लगे, इरेक्टेड यानी इनको मूर्तियों के रूप में भी बनाने की कोशिश की गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एल्गरी इरेक्ट किए जाने लगे स्क्वायर के जैसे, एक पत्थरों के माध्यम से उनके कोई ना कोई एक मूर्ति बनाने की भी चीज़ें शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग नेशनल यूनिटी को ज़्यादा प्रेफर कर सके। तो नेशनल यूनिटी को मार्क करने के लिए ये जो फीमेल फिगर्स थे जो लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको लोगों ने मूर्तियों के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया गया था।
Coins and stamps too carry their images. तो एक तो फिगर बना देना, पोर्ट्रे करना, वह मूर्तियाँ बना देना। इसके बाद से जो कॉइन्स बनते थे, सिक्के वगैरह पे भी हम इन फिगर्स को देख सकते थे। लोगों को नेशनल यूनाइट करने के लिए, नेशनल फीलिंग डालने के लिए कॉइन्स पर भी इन फिगर्स को हम देख सकते हैं। स्टैम्प्स वगैरह जो बनाए जाते थे उन पे भी इस तरीके की चीज़ों को हम देखा जा सकता है। तो जब ये नेशनल मूवमेंट चल रहे थे तो उन समय में इस तरीके के स्टेप्स लिए गए थे जिसी को विजुअलाइजिंग इमेज कहा गया। तो एक इसमें नाम दिया गया है कि मेरियाना रिप्रेजेंटेड रिपब्लिक ऑफ फ्रांस एंड जर्मेनिया पोर्ट्रेट जर्मन नेशन। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, एक है मेरियाना का और एक है जर्मेनिया का। तो मेरियाना फ्रांस के रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी और जो जर्मेनिया थी वह जर्मन नेशंस को दिखाया करती थी। तो इस तरीके से मेरियाना जर्मेनिया के थ्रू इस तरीके की विजुअलाइजिंग इमेजेस देखी जा सकती थी। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ड आया था एल्ग्री, तो उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है यहाँ पर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और प्रिंसिपल्स बाय कैरेक्टर्स, फिगर्स और इवेंट्स इन नैरेटिव, ड्रामेटिक और पिक्टोरियल फॉर्म इज़ नोन एज एल्ग्री। तो एल्ग्री क्या है कि किसी आइडियाज़ का रिप्रेजेंटेशन, अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल का, यानी किसी आइडिया या किसी थॉट का रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर के रूप में, फिगर्स के रूप में, और इनको हम किसी इवेंट के माध्यम से उनको नैरेट कर दें, ड्रामेटिक वे में नैरेट करने, या किसी पिक्टोरियल फॉर्म में जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ या प्रिंसिपल्स को, तो वही हमारी एल्ग्री कहलाती हैं। तो यूरोपियन हिस्ट्री के हम देखें तो वहाँ पर हमें बड़े पैमाने पे नेशनलिस्ट मूवमेंट को सक्सेस बनाने में एल्ग्री का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई पड़ता है। फ्रांस में ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे अदर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में हम इनको देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सक्सेसफुल होकर के लोगों को नेशनल यूनिटी से जुड़ती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं नेशनल, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स वगैरह के बारे में। सो लेट वी डिस्कस कि फ्रांस वाज पोर्ट्रेड एज क्रिस्टियन मेरियाना विच वाज अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। एक्चुअली मेरियाना एक क्रिश्चियन फेमस नेम था जिसकी वजह से फ्रांस ने क्रिस्टियन मेरियाना को बनाया था। ये जो क्रिश्चियन मेरियाना थी अंडरलाइन द आइडियाज ऑफ पीपल्स नेशन, कि इनको जब रिप्रेजेंट किया गया तो उसमें ये माना गया कि ये लोगों की नेशंस की आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो लोग उसे बड़े पैमाने पे जोड़ते चले गए थे। तो ये फ्रांस में इस वजह से ये काफ़ी सक्सेस भी हुई थी। Okay, so in this chapter, let me stop this topic, and next day we will try to understand the next topic, nationalism and imperialism, especially Balkan issues and in related its other topics. Thanks to all.